अगर इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या बोलेगा, भाई मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास 8 है, मेरी हेल्प कर। तो नाइट्रोजन क्या बोलेगा, एक काम कर, तू मेरे लोन पेयर को ले ले, मैं तुझे लोन पेयर दे रहा हूं उधार, वापस मुझे चुकाना पड़ेगा, क्योंकि है तो पैसे मेरे ही। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक क्या बोलता है, मेरे पैसे हैं भाई, तुझे सिर्फ दे रहा हूं यूज करने के लिए, वापस लौटा देना, ब्याज और लगाऊंगा उल्टा। ये तो बेचारा ब्याज नहीं लगाते, अच्छा है ना। तो इसने इसको शेयर कर दिया कि ले ले, है ना। बोरोन ने इसके बदले इसको कुछ नहीं दिया, लेकिन इसने उसकी हेल्प कर दी। और जब अनइक्वल शेयरिंग हुई, सिर्फ इसने दिया, तो ये कौन सा बॉन्ड है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो देखो बात कर रहे हैं, आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। यानी यहीं से आपको पता पड़ रहा है कि अब तक आपने पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़े, एलिमेंट्स पढ़े, एटम्स पढ़े, है ना। अब केमिकल बॉन्डिंग में आप क्या करोगे, उन एलिमेंट के एटम से क्या बनाओगे, मॉलिक्यूल्स बनाओगे, है ना। तो क्या बनेंगे, अब मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमारा नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। और जब भी हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, व्हाट आर केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, है ना। तो केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो या दो से ज्यादा स्पीसीज के बीच में लगे और उनको स्टेबल बना दे, वो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू स्पीसीज, है ना। हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स which exist between two species and make them stable and make them stable, और उसको क्या कर दे, स्टेबल कर दे। तो ये क्या होते हैं, हमारे अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या होते हैं अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला मेरे पास एक स्पीसीज है हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन को कंबाइन करूं, यानी दो हाइड्रोजन को कंबाइन करूं, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा और क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल। जबकि ये क्या था, हाइड्रोजन एटम था। तो हुआ क्या, दो हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ, एक अट्रैक्शन फोर्स आया और जिसकी वजह से एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना। यानी अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, मेरा क्वेश्चन है which of the following, which थोड़ा नीचे, which of the following, which of the following is more stable, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ए है हाइड्रोजन, बहुत ध्यान से बताना, बी है H पॉजिटिव, सी है H नेगेटिव एंड डी है H2। तो बोलो कौन इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कौन होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, H2। अब आप बोलोगे सर H नेगेटिव तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, H पॉजिटिव जो है इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं प्रोटॉन है, प्रोटॉन अनस्टेबल होता है। आपको ऑलरेडी मैं बताया था, हाइड्रोजन की सारी स्पीसीज में सबसे अनस्टेबल प्रोटॉन होता है, ठीक है। देन हाइड्रोजन एटम है। अब एटम नॉर्मली ज्यादातर एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है H2 की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन है O2 की फॉर्म में मिलता है, फ्लोरीन है F2 मिलता है, नाइट्रोजन है N2 मिलता है। कुछ है जो अकेले मिलते हैं, कार्बन अकेला मिल जाएगा आपको, आयरन अकेला मिल जाएगा, आयरन ऑक्साइड के साथ भी मिलेगा, है ना, सोडियम अकेला मिल जाएगा। तो अकेले भी मिल सकते हैं और ऑक्साइड या अदर सल्फेट, ऑक्साइड, फॉस्फेट या खुद के साथ कंबाइन होकर भी मिल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर किस फॉर्म में मिलते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलते हैं, एटम अकेले बहुत कम मिलते हैं। बोलो पता चला। तो
कोई भी एटम मॉलिक्यूल बनाता ही क्यों है? ताकि वो स्टेबल हो सके। अगर ऑक्सीजन अकेला स्टेबल होता तो O2 मॉलिक्यूल क्यों बनाता? नाइट्रोजन अगर स्टेबल होता अकेला N2 क्यों बनाता? है ना? तो अकेले कई बार ऐसा होता है स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो रही, इसलिए मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। बोलो क्लियर है? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर केमिकल बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाई केमिकल bonds are formed। केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं? तो क्यों फॉर्म होते हैं? सबसे पहले तो एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि अपनी एनर्जी को कम कर सके, और एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई, यानी एनर्जी कम हुई और स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। दूसरा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तक ले जाए ताकि फिर से स्टेबिलिटी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। पता चला? तो सबसे पहला रीजन क्या आएगा? सॉल्यूशन। रीजन क्या होगा? सबसे पहला रीजन होगा टू डिक्रीज देयर एनर्जी, डिक्रीज देयर एनर्जी। और सेकेंड रीजन क्या होगा? टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए जब भी डिक्रीज देयर एनर्जी की बात करते हैं तो देखो हम एक ग्राफ पढ़ते हैं, हम ग्राफ पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में। देखो ध्यान से देखना, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ऊपर की तरफ क्या होगी? पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, अब ये है आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यहां बना देता हूं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। देखो समझो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब है दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बोले ये बात पता चली। अब देखो स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में दो एटम बेचारे बड़े दूर दूर थे, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, बड़े दूर दूर थे। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनका इनफाइनाइट था। कितना था? इनफाइनाइट। अब धीरे धीरे ये एटम पास आए, पास आ करके इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। जितना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है उतना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। देखो यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनफाइनाइट है, यहाँ ही तो पास हो गया। अब एक कंडीशन ऐसी आई जहां पे एटम के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एकदम कम हो गया, काफी कम हो गया, और उन्होंने क्या किया? इस जगह पे आके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे एटम बॉन्ड बनाएगा यानी मॉलिक्यूल बनाएगा, एटम जब बॉन्ड बनाएंगे आपस में मिलके तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। ये बात क्लियर हो रही है? तो वैसे वैसे वो पास आएंगे। अब आप तो पास नहीं ला रहे ना, एटम खुद से पास आ रहे हैं ना। अगर एटम खुद से पास आ रहे हैं तो प्रोसेस कैसा? एक्सोथर्मिक। जब खुद से पास आएंगे तो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे ना। क्या आप एटम के कान में जाके बोल रहे हो भाई भाई पास चले जा? नहीं, वो खुद आ रहे हैं, बोले यार अपने को स्टेबल होना है, अपने को पास आना पड़ेगा, अपने को साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या करेंगे? वो अपनी एनर्जी लगाएंगे, और जब एनर्जी लगाएंगे तो प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। तो देखो ऐसा ही यहां पर हो रहा है, यहां से बेचारे चले, यहां से एनर्जी चली, यहां पहुंचते पहुंचते ये देखो यहां पर इस पॉइंट पर मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी। और हमने क्या बोला था? डिक्रीज करते हैं अपनी एनर्जी को। अब यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है, यानी यहाँ पर क्या हो गया? इस पॉइंट पर
देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है यहाँ पर, नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। तो क्या आप ये बात बोल सकते हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या ये बात बोल सकते हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वहां पे आपका कोई रोल नहीं है, कोई भी एटम मॉलिक्यूल बनाता है तो वो खुद से बनाता है, आप उनको नहीं बोलते हो। बोलो क्लियर है, कर लोगे? चलो एक बार नोट करो, देन फिर हम लोग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, है ना, लुईस ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो करो एक बार नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अभी हमने किसके बारे में बात की, आप चाहो तो इस डायग्राम के ऊपर लिख सकते हो टू डिक्रीज देयर एनर्जी, यानी आप चाहो तो यहाँ पे फर्स्ट डालकर लिख सकते हो टू डिक्रीज देयर एनर्जी, और उसके नीचे उसके अंदर इसको बना सकते हो फर्स्ट, है ना। और सेकंड हम बात कर रहे हैं टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसको तो मिटा दूं, हम बात कर रहे हैं टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड है हमारा टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ते हैं, लुईस ऑक्टेट रूल। तो इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, लुईस ऑक्टेट रूल के बारे में। लुईस ऑक्टेट रूल को ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। कोई बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, लुईस ऑक्टेट रूल को बोलते हैं, है ना। अब लुईस ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, लुईस ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो ट्राई करता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट रूल, ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट रूल, every element try to complete 8 electrons in their valence shell by, देखो लाइट आ रही है, वैलेंस शेल बाय फर्स्ट, अब तो नहीं आ रही, थोड़ा ऊपर कर लूं क्या, सही है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी जो आपका एलिमेंट है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, जैसे सोडियम था, क्या था 281, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेगा क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव। क्या हो गया, 2 और 8। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल, Na पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्टेट का मतलब ऑक्टा मतलब 8, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो नाम ही इसलिए पढ़ा है लुईस ऑक्टेट रूल, ऑक्टा मतलब 8। बोलो क्लियर है। चलो सेकंड क्या हो सकता है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। कैसे, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 287। अब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्या बन गया Cl नेगेटिव,
और क्या हो गया 2 8 और 8। अब फिर से वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए पहले की तरह 8, और अब ये क्या हो गया मोर स्टेबल। लेकिन देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाया कैटायन, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया एनायन। और अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, क्लास 12 में पढ़ा है फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्या बोलते हैं उसको कूलम्बिक फोर्स, और क्या बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वही क्या है आपका आयोनिक बॉन्ड है। तो इनके बीच में क्या बनेगा आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, थर्ड और कैसे बना सकते हैं, थर्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, है ना। जब शेयरिंग की बात की जाएगी तो शेयरिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड बनता है। देखो शेयरिंग में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो शेयरिंग देखो कैसे होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दो तरह से होती है, एक होती है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड वन इज अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक तो इक्वल शेयरिंग होती है, एक अनइक्वल शेयरिंग होती है। जब भी इक्वल शेयरिंग होती है तो दोनों स्पीसीज क्या करती हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आपस में बांटती है। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं पहले, जैसे Cl2। तो मैंने एग्जांपल लिया Cl2। तो Cl2 में क्या हो रहा है क्लोरीन है, दूसरा भी क्लोरीन है, दोनों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 3 4 5 6 और 7। देखो वैलेंस शेल में कितने थे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 7, है ना। अब इस वाले क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7, बोलो है। ये क्या चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये भी क्या रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब ये दोनों एक साथ है, अब ये कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पा रहे। यहाँ पर क्या होता कोई ना कोई इनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहा था, कौन देने आ रहा है इसको Na। सोडियम ने बोला मैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता हूँ तू ले ले, है ना। लेकिन यहाँ पे तो भैया सिर्फ क्लोरीन है, इनकी कोई हेल्प के लिए आ नहीं रहा, तो इनको क्या करना पड़ेगा आपस में शेयरिंग करनी पड़ेगी। बोला मेरे पास 7 है, तेरे पास भी 7 है, एक काम कर एक एक को आपस में शेयर कर लेते हैं। तो दोनों ने आपस में शेयर किया और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और ये कौन सा बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन है आयोनिक बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है आयोनिक, उसके बाद कौन आता है कोवलेंट आता है, फिर क्या आता है मेटेलिक आता है ना। चलो अनइक्वल शेयरिंग में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल और दूं क्या, एक एग्जांपल और लेते लो, एक एग्जांपल और लिया मैंने O2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल। अब O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है जरा देखो 1 2 3 4 5 6। अगर ऑक्सीजन आप लिखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 का मतलब 2 और 6, ऐसे तो बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, वो 6 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले के भी कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलेंगे यार मेरे पास भी 2 की कमी है, तेरे पास भी 2 की कमी है, चलो एक काम करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। फिर से कोवलेंट बॉन्ड बना, देखिए क्या डबल बॉन्ड बना। तो कोवलेंट बॉन्ड सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं और ट्रिपल भी होते हैं। यहीं पे एग्जांपल लूंगा अगर N2 का, तो वहां पे N2 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, कितने की कमी है 3, तो वहां वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बोलो समझ पा रहे हो, अरे यार समझ रहे हो ना। हाँ अनइक्वल शेयरिंग आ जाओ। अब अनइक्वल शेयरिंग में क्या होगा कि देख भाई अनइक्वल शेयरिंग का मतलब क्या है कि ये मार्कर मेरा है लेकिन मैं यूज करने के लिए आपको दे रहा हूं,
आप यूज करो, लेकिन है किसका? मेरा। तो वापस कौन किसको चाहिए? मुझे चाहिए। यूज कर सकते हो लेकिन देना मुझे ही पड़ेगा क्योंकि है मेरा, मैं ही इसका मालिक हूं। जैसे देखो एग्जांपल बताता हूं, BF3 प्लस NH3 कैसे? बोरोन है, बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और भी एग्जांपल है, ये वाला भी बता रहा हूं क्योंकि ये वाला नीट में पूछा जा चुका है, तो इसलिए पहले ये बता रहा हूं, और भी एग्जांपल बताऊंगा। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं? चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है ना इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोन पेयर। बोलो पता है ये क्या है आपका? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब 2 खाली इलेक्ट्रॉन जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है, उन्होंने क्या किया? आपस में एक जोड़ा बना लिया। पेयर मतलब जोड़ा, है ना। और लोन मतलब वो किसी को भी उधार दे सकते हैं, है ना। बैंक वालों हमें लोन दे दो, आजकल आते होंगे ना बैंक वालों की कॉल, बैंक वालों की कॉल आती होगी, सर लोन ले लो लोन ले लो, तो वो ठाली बैठे हैं इसलिए वो सबको लोन दे रहे हैं, है ना। ऐसे ये भी इलेक्ट्रॉन ठाली है, वे किसी को भी लोन दे सकते हैं, है ना। BF3 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या बोलेगा? भाई मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास 8 है, मेरी हेल्प कर। तो नाइट्रोजन क्या बोलेगा? एक काम कर, तू मेरे लोन पेयर को ले ले, मैं तुझे लोन पेयर दे रहा हूं उधार, वापस मुझे चुकाना पड़ेगा क्योंकि है तो पैसे मेरे ही। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक क्या बोलता है? मेरे पैसे हैं भाई, तुझे सिर्फ दे रहा हूं यूज करने के लिए, वापस लौटा देना, ब्याज और लगाऊंगा उल्टा। ये तो बेचारा ब्याज नहीं लगाते, अच्छा है ना। तो इसने इसको शेयर कर दिया कि ले ले, है ना। बोरोन ने इसके बदले इसको कुछ नहीं दिया, लेकिन इसने उसकी हेल्प कर दी। और जब अनइक्वल शेयरिंग हुई, सिर्फ इसने दिया, तो ये कौन सा बॉन्ड है? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। बोलो समझे? अरे बोलो। हाँ, एक एग्जांपल और दूं? चलो एक और दे देता है। देखो एक एग्जांपल है मेरा, हाँ ब्लू से लिखते हैं। एक एग्जांपल और है मेरा, CO। व्हाट इज CO? कार्बन मोनो ऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। पता है ना, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 तो 2 और 4, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 तो 2 और 6। अब कार्बन ने क्या बोला कि भाई मेरे पास 4 है, ऑक्सीजन भैया हेल्प करो। ऑक्सीजन भैया बोले ठीक है, इक्वल शेयरिंग करते हैं, दोस्ती बनी रहे, पानी पी के, है ना। और इक्वल शेयरिंग से क्या हुआ? 2 बॉन्ड बन गए। जैसी पानी की बात आ गई ना, जैसी 2 बॉन्ड बने, ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। देखो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन कार्बन क्या बोला? भाई मेरे पास तो कितने? 1 2 3 4 5 6। कार्बन बोला ऑक्सीजन भी आपका काम तो हो गया, मेरा काम कौन कराएगा? मेरे तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, मेरे कितने होने चाहिए? 8। तो ऑक्सीजन बोलता है एक काम कर, मेरे पास जो खाली इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, एक पेयर, वो मैं तुझे दे देता हूं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है रियल में? C डबल बॉन्ड और यहाँ पे एरो और O। पता चला? बोलो है आसान? पता पड़ा कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं? तो या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होंगे, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होंगे, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होंगे। बोलो किसी को कोई डाउट? पक्का नहीं है? छापो जरा। चलो तो अब ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए मैं कुछ आपको कंपाउंड्स दे रहा हूं, आप उनके स्ट्रक्चर बनाओ जरा, ठीक है।
ताकि पता तो पड़े कि आपको ऑक्टेट रूल फॉलो करना आता है कि नहीं, है ना। उसके बाद फिर मैं बना के बताऊंगा, है ना। तो चलो कुछ कंपाउंड्स में आपको दे रहा हूँ, आप उनके स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे मैंने दिया फर्स्ट कंपाउंड में दे रहा हूँ आपको N2, सेकेंड कंपाउंड में आपको दे रहा हूँ CH4, ये सब बहुत आसान है, आप बना लोगे। CO का मैंने ही बना दिया। थर्ड में आपको दे रहा हूँ CO2, फोर्थ में आपको दे रहा हूँ SO3, फिफ्थ में आपको दे रहा हूँ NH3, सिक्स्थ में आपको दे रहा हूँ NH4 पॉजिटिव, सेवेंथ में आपको दे रहा हूँ NO3 नेगेटिव, और एट्थ में आपको दे रहा हूँ आपको दे देते हैं हम लोग क्या दूं, चलो साथ ही बना लो अभी, है ना। इन सबके स्ट्रक्चर बनाओ। वैलेंस शेल में ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। चलो एक बात याद रखना, जब भी किसी भी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आप लोग हमेशा साइड एटम को देते हो। साइड एटम मतलब वो एटम जो जुड़ रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज हमेशा किसको देते हो, सेंटर वाले एटम को देते हो। याद रखना, नेगेटिव चार्ज सेंटर के एटम को देना, पॉजिटिव चार्ज साइड को वाले एटम को देना। क्लियर है। अच्छा, कंफ्यूज अगर हो कि सेंटर एटम कौन होता है, तो जो नंबर में सबसे कम होता है वो सेंटर एटम होता है। जैसे यहाँ तो N2 कोई सेंटर एटम नहीं है। सेंटर एटम होता ही कब है, जब दो से ज्यादा एटम कंबाइन हो रहे होते हैं। जैसे CH4, अब सेंटर एटम कार्बन है क्योंकि नंबर कम है ना कार्बन का। CO2 में कार्बन, SO3 में सल्फर, NH3 में नाइट्रोजन, NH4 में सेंटर एटम नाइट्रोजन, NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन। चलो एक और दे ही देता हूं, अब जब मन में आ ही गया है तो O3 ओजोन। ठीक है, करो ट्राई मारो। चलो देखो सबने बना लिए, एक बार मैं बना रहा हूं, आप लोग चेक करो कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है। देखो जब N2 की बात हुई तो नाइट्रोजन आए 2, और दोनों नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, उसको डॉट से बना देते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब वैलेंस शेल में कितने चाहिए, 8, तो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, और स्ट्रक्चर क्या बना, N ट्रिपल बॉन्ड N। बोलो सबका सही है। नेक्स्ट CH4 कार्बन है, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। हाइड्रोजन, देखो सुनो एक बात मैं आपको बताता हूं, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्टेट नहीं बनाता, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या डायड बनाता है, डायड, DIAD डायड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का हमेशा बनाता है। तो उसको छोड़ के बाकी सब क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो आपसे ना मॉलिक्यूल बना के भी दे दिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, और आपको H2 मॉलिक्यूल बना के दे देगा, लिख के दे देगा। आप बोलोगे यार ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, आप समझ ही नहीं पाओगे। तो याद रखना, हाइड्रोजन डायड रूल फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। अब अच्छा CH4 में अब ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, जब H2 मॉलिक्यूल है तभी डायड रूल फॉलो हो रहा है, याद रखना इस बात को, है ना। अब इनके बीच में बॉन्ड बना, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन, चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो हर एक हाइड्रोजन को कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन मिला। बोलो है आसान। CO2 सबका बन गया होगा, अगेन साइड में बना दूं, कार्बन, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो देखो 2 ने यहाँ बॉन्ड बनाया, 2 ने यहाँ बॉन्ड बनाया, और देखो बन गया CO2। बोलो है ना आसान। चलो SO3 की बात करते हैं। जब SO3 की बात कर रहे हैं तो सल्फर, सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर किसकी फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का। अगर ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 है तो सल्फर की में भी कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि सेम फैमिली के एलिमेंट है। तो 6 इलेक्ट्रॉन लो, 1 2 3 4 5 6। 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ऑक्सीजन भी सल्फर फैमिली की है। ऑक्सीजन भी तो देखो, लाइट आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, चल रहा है ना, दिख जाएगा ना। चलो अब क्या हुआ, 2 बॉन्ड बनाए लो,
जैसे ही सल्फर ने ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बनाए, सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन ये वाले ऑक्सीजन क्या बोले कि हमारे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, हमारा भी तो ऑक्टेट कंप्लीट करो। तो सल्फर बोला भाई शेयरिंग नहीं कर सकता, अब लोन दे सकता हूं कि है मेरे, यूज कर लो, ये लो, लेकिन है किसके? मेरे ही। तो लो बन गया SO3, है आसान। नेक्स्ट NH3। NH3 सबको पता है नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन में कितने कितने होते हैं? 1 और 1। देखो लो बन गया बॉन्ड। NH3 एक इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर बचा, उसको क्या बोला? लोन पेयर। बोलो है आसान। जब NH4 पॉजिटिव बनाएंगे तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब भी NH4 पॉजिटिव बनाओगे तो वहां पर क्या करोगे? पॉजिटिव हमेशा किसको दोगे? साइड वाले आइटम को। तो साइड वाले आइटम कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को पॉजिटिव दे दो। जैसे हाइड्रोजन को पॉजिटिव दिया तो हाइड्रोजन के पास वैसे ही कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन था। पॉजिटिव देते कितने हो गए? 0। अब उसको डायरेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो वो क्या करेगा? नाइट्रोजन को बोलेगा नाइट्रोजन भैया एक लोन पेयर दे दो। बाकी हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन क्या करेगा? सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वो भी कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास? 1 2 3 4 5 6 और 2 खुद के थे। बोलो आसान है। चलो NO3 नेगेटिव। अब मैंने क्या बोला था? नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव किसको देंगे? सेंट्रल एटम को दे देंगे। तो देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। लेकिन नेगेटिव आया तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अब नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन के 8 पूरे। लेकिन ये दोनों बेचारे भिखारी बैठे। तो नाइट्रोजन ने क्या बोला? ले लोन ले ले, बाद में आके तेरा घर कब्जा लेंगे, है ना? यही तो करते हैं लोन वाले, गाड़ी उठा के लेके घर कब्जा लिया और देखो बन गया। सेम अगर O3 की बात करें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में फिर से कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन आया, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑक्सीजन आया, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसने बोला भाई बॉन्ड बना लेते, दोनों के 8 हो जाएंगे। बोला ठीक है। तीसरा बोला मैं भी तो जिंदा हूं, मेरी हेल्प कौन करेगा? तो ये बोला एक काम कर, मैं तुझे लोन पेयर दे देता हूं। और देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके में 6 और 1 लोन पेयर 8। इसके में 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, O3 ऐसे बनाए थे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो खेल नहीं चल रहा, क्या पजल बना रहे हो? ऐसे बनेगा, ठीक है ना? मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं जब तो रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप रिंग नहीं बना सकते हो। बोलो है आसान। चलो एक बार कर लो नोट, ताकि फिर हम एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़े और उसको पढ़कर आज लेक्चर नहीं समाप्त करेंगे। करो जरा नोट। चलो तो बेटा बात कर रहे हैं किसके बारे में? एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल के बारे में कि लुईस ऑक्टेट रूल के क्या क्या एक्सेप्शन थे। सबसे पहला एक्सेप्शन है हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपोवैलेंट कंपाउंड का मतलब, हाइपो मतलब कम, यानी जिनके ऑक्टेट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, है ना? तो सबसे पहला क्या हो गया? हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स जिनके ऑक्टेट में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑक्टेट। उनके ऑक्टेट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल ए BeF2। जैसे ही मैंने BeF2 दिया तो बेरिलियम, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर कितना है बेरिलियम का? 4। तो 2,2
यानी बेरिलियम के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फ्लोरीन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्लोरीन इज हेलोजन, हेलोजन के वैलेंशियल में कितने होते हैं बेटा? 8। कितने होते हैं? 8। अब दोनों ने क्या किया? एक एक बॉन्ड बनाए। फ्लोरीन के ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गए, लेकिन बेरिलियम के ऑक्टेट कंप्लीट हुए क्या? कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन हुए इन ऑक्टेट। दूसरी चीज, ऑक्टेट हमें हमेशा सेंट्रल एटम का कंप्लीट करना है, साइड वाले का एक बार को ना हो कोई दिक्कत नहीं। हम किस पे फोकस करते हैं? सेंटर वाले एटम पे। तो सेंटर एटम के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बोलो कम है ना 8 से, इसलिए कैसा कंपाउंड है? हाइपोवैलेंट, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर बी, BF3। जब BF3 की बात करेंगे तो बोरोन एटॉमिक नंबर 5, वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, 2, 3, 5, 2 + 3 5। तो बोरोन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2 और 3। और फ्लोरीन तो आपको पता ही है, फ्लोरीन तो आपको पता ही है कितने? 7। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो ही करें। यहां देखो वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट। ऑक्टेट बोलो, पता पड़ा? चलो देखो ऐसे ही एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, B2S6। B2S6 इसको बोलते हैं डाइबोरेन। ये बहुत कॉमनली कंपटीशन में पूछा जाता है। जब हम B2S6 बनाएंगे तो B2S6 को कई बार एग्जाम में BH3 भी लिखता है। क्या लिखता है? BH3। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब जब B2S6 की बात करेंगे तो बोरोन, दोनों कौन है? बोरोन। बोरोन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन? अभी भी देखा कितने कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बोला 1, 2 और 3। यहाँ पे 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, 6 हाइड्रोजन है। तो देखो हर एक बॉन्ड किससे बन रहा है? हाइड्रोजन से बन रहा है। किससे बन रहा है? हाइड्रोजन से। लेकिन B2S6 में डाइमर है। डाइमर का मतलब क्या होता है? दो BH3 आपस में मिल रहे हैं ना, 2 मतलब डाइमर, 3 मिलते तो ट्राइमर, 4 मिलते तो टेट्रामर। तो ये डाइमर है। अभी आपस में भी तो बॉन्डेड है। अभी आपस में कैसे बॉन्डेड होते हैं देखो, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे दिख रहा है। चलो पहले इलेक्ट्रॉन देखो सबके। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां कितने? 2। यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। हर जगह इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आप लोगों को बच्चों? अरे बोलो हाँ। अब यहां पर बनता है ब्रिज बॉन्ड, या उसी को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? बनाना बॉन्ड। देखो अगर हम इस बॉन्ड की बात करें और साथ में हम लोग इस बॉन्ड की बात करें, तो ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? बनाना बॉन्ड, या इसी को हम बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा बताओ 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने? तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने? कितने बॉन्ड है जिनमें 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 सेंटर, 1 बोरोन 1 हाइड्रोजन, और इनके बीच में कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। देखो 2 सेंटर बोरोन हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड? कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सेम बोरोन हाइड्रोजन, बोरोन हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने? 4। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने? तो 3 सेंटर का मतलब क्या हुआ? बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, दिख रहा है? बोरोन हाइड्रोजन
बोरोन, बोरोन हाइड्रोजन, बोरोन। 3 सेंटर दिखे, इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? बस 2। यहाँ पे भी 3 सेंटर दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? बस 2। तो कितने हुए 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? 2 हुए। बोलो पता चला? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा, अगर मैं B2H6 की बात करूं तो इसके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इस वाले के में भी 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोरोन ऑक्टेट तो कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? 2 बोरोन में 12 है ना, तो एक में कितने होंगे? 6 होंगे। बोलो पता चला? शाबाश। देखो एक और इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर आ जाता है, डी Al2 CH3 का होल ट्वाइस होल 6, सॉरी। देखो इसी की तरह स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एल्यूमिनियम के ऑक्टेट में, है ना। और कोई एग्जांपल बोलो, जैसे मैंने बोला एग्जांपल नंबर ई, मैंने बोला ZnCl2 ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। सेम एक और एग्जांपल ये ई के बाद F, AlCl3 एल्यूमिनियम, 3 कौन है? क्लोरीन है, ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6। बोलो कर पाओगे? पक्का? तो ये कैसे कंपाउंड्स है? हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट, सॉरी हाइपोवैलेंट, यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको नोट करो, देन हाइपरवैलेंट देखते हैं। करो जरा नोट। चलो सेकंड बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? हाइपरवैलेंट कंपाउंड। अब देखो हाइपरवैलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होंगे? जिनके ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स, है ना। और इनमें क्या होगा? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्टेट में। जैसे एग्जाम्पल ए PCl5। अब फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, यहाँ लाइट आ रही है? कोई बात नहीं, यहाँ तो नहीं आ रही, आ रही है। फॉस्फोरस वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। ठीक है। क्लोरीन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 1 7। हर जगह क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अब हर जगह बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, और सबके क्या हो जाएंगे? 1 1। समझ जाना कि पॉइंट यहाँ है, 1 1। ये कहाँ बन गया भाई? मतलब 6 बना दिए, गलत फहमी में बन गया। देखो अब ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट। ऑक्टेट में कितने हो गए? 10। 8 से ज्यादा हो गए ना, तो क्या बोला गया? हाइपरवैलेंट या इलेक्ट्रॉन रिच, है ना। ऐसी देखो एग्जांपल नंबर बी, मैं बोलूंगा SF6। SF6 में सल्फर के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 4। ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 से कौन जुड़ रहे होंगे? 6 फ्लोरीन, और 6 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, तो वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन? 12। पता चल रहा है ना, 12 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैं बना दूं IF7। IF7 वहां पे कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अरे आसान है वो। देखो एग्जांपल नंबर सी, IF7 आयोडीन की वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो 7 कौन जुड़ गए? 7 फ्लोरीन जुड़ गए। और कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में?
14 इलेक्ट्रॉन। चलो ये वाला आप बताओ, एग्जाम्पल नंबर डी, SF4। अपने दिमाग में बताओ, पेन कॉपी में उठाओ। SF4 हाइपोवैलेंट है, हाइपरवैलेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट है? सल्फर बनाया, सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन कितने? 4। गिनो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन। बच्चे SF4 को CH4 से कंपेयर कर देते हैं, वो CH4 का ऑक्टेट कंप्लीट, तो SF4 का ऑक्टेट भी कंप्लीट। क्या कंप्लीट है? क्या है? 8 से ज्यादा है कि नहीं? चलो एक और देखोगे, लो एग्जांपल नंबर ई, ClF3। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? 3। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। एक और देखो, ई के बाद है TCl4। टी मतलब टेलुरियम, किसका मेंबर है? कौन सी फैमिली का? ऑक्सीजन का, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ऑक्सीजन फैमिली का है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने क्लोरीन? 4 क्लोरीन। गिनो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो पता चला? आपको पता है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहीं सोचो सर क्या गिने जा रहे हैं, है ना? चलो तो आसान है ना। चलो तो आज इतना ही खत्म करते हैं, आप लोग नोट कर लो। कल स्टार्ट करेंगे सिडबी ग्रुप, वो वहां से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगी, है ना? करो बेटा नोट।